भारत की राजनीति में 18 जुलाई सन 2023 को बहुत ही ऐतिहासिक माना जाएगा अगर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है तो। क्योंकि जिस तरीके से भारत में एक तरफ एनडीए है यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वहीं पर कमोबेश समूचा विपक्ष है जिसको एक नया नाम दिया गया है इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। तो इंडिया है वर्सेस एनडीए है। इन दोनों ने अपने आप को लोकसभा इलेक्शन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। खास तौर से जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन के लिए बहुत ही मजबूती के साथ विपक्ष ने अपने आप को तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है, उसको देखते हुए एनडीए यानी बीजेपी का एक सहयोगी जो पूरा कुंभा है उसके मन में खलबली मची हुई है। यही कारण है कि जब विपक्षी दलों ने 17 और 18 जुलाई सन 2023 को कर्नाटका के बेंगलुरु में अपनी मीटिंग का प्रोग्राम बनाया, वैसे ही बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि वो भी उसी दिन दिल्ली में अपने तमाम सहयोगियों की बैठक करेगी, जहां एक तरफ विपक्षी नेताओं की कुल 26 पार्टियां एक साथ बैठ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की 38 पार्टियां एक साथ बैठ रही हैं दिल्ली में। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, क्योंकि बीजेपी को अब एहसास हो चला है कि शायद अब उनका बोरिया बिस्तर लपेटा जा सकता है। जिस तरीके से अपोजिशन ने अपने आप को एक बहुत ही फर्म कंडीशन में ला करके, मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है और धीरे धीरे वो अपने आप को कस रहे हैं और इस कसौटी पर ला करके खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए कह सकते हैं नाकों चने चबाने वाली स्थिति पैदा कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपोजिशन कदम बढ़ा रहा है और बहुत मजबूती के साथ बढ़ा रहा है, सोच समझ के बढ़ा रहा है, ये बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी हमेशा से इसको भानुमति का कुंभा और न जाने अलग अलग तरीके से टॉन्ट करता रहा है, लेकिन अपोजिशन ने इसकी ना परवाह करते हुए अपने आप को और तमाम सहयोगी दलों को एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जोड़ दिया। पहले बिहार में 16 दलों की बैठक हुई और अब उससे बढ़कर के 26 दलों की बैठक सामने आ गई। तो इस तरीके से बीजेपी की नींद उड़ गई है। अब जो आइए आपको ताज़ा स्थिति बताते हैं कि दरअसल जो अपोजिशन ने मीटिंग की है, उस मीटिंग का क्या कुछ खुलासा निकल करके सामने आया, इसमें क्या कुछ तय किया गया, वो तमाम चीज़ें आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताते हैं। दरअसल 17 जुलाई को तमाम विपक्षी दलों को बुलाया गया था बेंगलुरु में और उस वक्त से बुलाया गया था। शाम का खाना था, रात्रि भोज था, सोनिया गांधी ने बुलाया था और इस तरीके से जब शाम का खाना हो गया तो अगले दिन यानी 18 जुलाई सन 2023 को सुबह के 11 बजे से 2 बजे तक मीटिंग प्रस्तावित थी और उसमें 26 पार्टियों के बड़े बड़े नेता मीटिंग में शरीक हुए और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ। जैसा कि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत की अपने भाषण से और बताया कि बहुत सब कुछ अच्छा रहा। हमने अपने मोर्चे का नाम इंडिया सुझाया, सब ने इस पर अग्री किया। इस तरीके से आपको बता दें कि इससे पहले यूपीए हुआ करता था जो कांग्रेस की अध्यक्षता में चल रहा था यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, लेकिन अब उसका एक नया नाम और नया रूप इंडिया कर दिया गया है और इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उसका नाम और उसकी मीनिंग और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को संलग्न किया। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक बात यह है कि हमने अपने मोर्चे का नाम तय कर लिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि सभी पार्टीज कामयाबी के साथ एक मंच पर आ गई और बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ, ये हमारे लिए दूसरी अचीवमेंट है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि अब तक ये जो मीटिंग हुई है कि एक दूसरे को मेंटली और फिजिकली क्लोज लाने के लिए एक कवायद थी, लेकिन अब जो बाज़ाब्ता तौर पर एक कह सकते हैं लिखा पढ़ी और स्ट्रेटजी, इन तमाम चीज़ों की जो प्लानिंग के तहत बातचीत की जाएगी, अब वो थर्ड मीटिंग में होगी और उस थर्ड मीटिंग का जो प्रोग्राम होगा वो मुंबई में किया जाएगा। अभी डेट का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि तीसरी जो मीटिंग होगी हमारी वो मुंबई में होगी और उसमें क्या कुछ होगा, 11 मेंबर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी 11 मेंबर्स की। उसी में उस व्यक्ति का नाम निर्धारित किया जाएगा जो 11 मेंबर कोऑर्डिनेटर कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनेगा। इसके अलावा कही कि कैंपेन मैनेजमेंट के लिए एक सचिवालय सेटअप किया जाएगा और जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उसके लिए कुछ दूसरी कमिटीज़ का गठन किया जाएगा और साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी मुंबई में बनाया जाएगा अगली मीटिंग में। इस तरह की बातें हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मुँह से इस तरह की बातें कहीं। साथ ही साथ उन्होंने कई और तरह की बातें कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है मोदी सरकार द्वारा और जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे
ईडी हो, सीबीआई हो, विजिलेंस हो, यानी इस तरह की एजेंसियों को विपक्षी नेताओं और उनकी पार्टियों के खिलाफ छोड़ दिया गया है। एक तरीके से तानाशाही दौर चल रहा है और उस तानाशाही दौर को ख़त्म करने, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने, लोकतंत्र की हिफाजत और इस तरह की कई सारी इश्यूज़ की उन्होंने बातचीत की। और इसके बाद दूसरे कुछ नेताओं को जो वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, यानी इस जैसे नेताओं को कुछ बोलने का भी मौका दिया। आखिर में राहुल गांधी को इनवाइट किया गया। उन्होंने कहा कि देश की आवाज़ को कुचला जा रहा है, आइडिया ऑफ इंडिया को कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और 2024 में हम नरेंद्र मोदी सरकार को पटखनी देंगे। कुछ इस तरह का पूरा एक फार्मूला निकल करके सामने आया बेंगलुरु की इस मीटिंग में। और अब आगे के रास्ते के लिए उसको देखा जाएगा कि क्या वाकई में जिस तरीके से टेक्निकल चीज़ों पर ये लोग काम करने के लिए कह रहे हैं वैसे कर पाएंगे। जैसे कि कुल लोकसभा के इलेक्शन और सीटों की बात करें तो कुल 543 सीटें हैं जो जहाँ पर चुनाव होते हैं। वैसे तो 545 सीटें हैं, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन की सीट्स हैं, लेकिन 543 सीटों पर चुनाव होते हैं। और उन्हीं 543 सीटों में से ये तय किया जाएगा कि 400 सीटों पर या उससे ज़्यादा सीटों पर 1 to 1 फाइट किया जाए, यानी बीजेपी के कैंडिडेट और दूसरी तरफ समूचा विपक्ष का कैंडिडेट। इस तरीके से अगर 1 to 1 फाइट किया जाएगा तब विपक्ष को उम्मीद है कि 2024 में सत्ता को बदला जा सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर 400 सीटों पर 1 to 1 फाइट हो गया तो विपक्ष को कम से कम 200 से 250 सीटें मिल सकती हैं। और जहां तक 143 सीटें बची जिसमें आपस में मतभेद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, एक सीट पे 2-3 कैंडिडेट्स भी खड़े हो सकते हैं, उसमें अगर 50 से 100 सीटें भी अगर आ गई, 50 सीटें ही आ गई तो कम से कम यह है कि बहुमत की सरकार बन सकती है। इस तरीके से ऐसा फार्मूला बनाया गया है। और इस फार्मूले को लेकर के जिस तरीके से पूरी अपोजिशन एक साथ लगी हुई है, हालांकि कुछ अपोजिशन के लोग साथ में नहीं हैं, जैसे कि हम अगर केसीआर की बात करें और इसी तरीके से जगन मोहन रेड्डी की बात करें, इसी तरीके से चंद्रबाबू नायडू की बात करें, इसी तरीके से नवीन पटनायक की बात करें, तो वो कुछ इस टाइप के लोग अभी भी बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में हैं। हालांकि ऐसा ये माना जा रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं एनडीए के साथ लीनिंग रखते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल ये लोग बिल्कुल न्यूट्रल कंडीशन में हैं, किसी के तरफ नहीं गए हैं। तो यही कारण है कि बीजेपी थोड़ा सा अस्वस्थ हो सकती है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह के लोग कहीं ना कहीं हमारे पाले में आ सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी के जो भी घटक दल हैं, 38 घटक दल हैं, उनकी अगर संख्या की बात करें तो केवल संख्या में वो ज़्यादा हैं। 38 पार्टियां ज़रूर हैं, लेकिन कहा जाता है कि 14 पार्टियां इसमें ऐसी हैं जिसका एक भी लोकसभा का मेंबर नहीं है, कोई भी नुमाइंदा नहीं है। वहीं इधर भी मामला है कि 26 में से 10 पार्टियां ऐसी हैं जिसका कोई भी लोकसभा मेंबर नहीं है। इस तरीके से दोनों हैं, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये जो विपक्ष का पलड़ा है वो ज़्यादा भारी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो विपक्ष में 26 पार्टियां हैं वो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनका काफ़ी हद तक वजूद है, लेकिन जो सत्ता पक्ष या बीजेपी का जो भी ये कुंभा है इसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां तो कम हैं, छोटी छोटी पार्टियां ज़्यादा हैं। लेकिन इधर कई तरह की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कि जेडीयू है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है और उधर एनसीपी है। खासतौर से ये जो शरद पवार वाली एनसीपी है, क्योंकि शरद पवार वाली एनसीपी इधर अपोजिशन की तरफ आ गई है। और हालांकि एनडीए क्लेम कर रही है कि अजीत पवार वाली एनसीपी हमारे साथ है, लेकिन जाहिर सी बात है केवल उसके पास कुछ एमएलएज फिलहाल हैं, लेकिन जब चुनाव होंगे तो ऐसा माना जाता है कि जितने भी वोटर्स हैं एनसीपी के वो शरद पवार के खेमे जाएंगे। तो इसी वजह से बीजेपी और अपोजिशन दोनों एक दूसरे के अब आमने सामने आ गए हैं। और आमने सामने आने की स्थिति में इस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा ज़ोरों पर होने लगी है कि अब 2024 का इलेक्शन बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अगर 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की सरकार हट गई तो आप कह सकते हैं कि ये जो 18 तारीख यानी 18 जुलाई सन 2023 में बेंगलुरु की जो अपोजिशन की मीटिंग है इसको एक ऐतिहासिक माना जाएगा। और इस तौर पर माना जाएगा कि इसने एक ऐसी पटकथा लिख दी जिसके बारे में अभी कुछ महीने पहले गुमान भी नहीं किया जा रहा था। वैसे इस पूरे विषय पर अभी आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटी का निशान बना होगा उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।